हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए साइंस की एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिसके बाद आप लोगों की सीटेट परीक्षा की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ पर्यावरण अध्ययन और साथ ही साथ इंग्लिश पेडागोजी की भी कंप्लीट रिवीजन सीरीज आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगी। अब चलिए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फूड, जिसे हम भोजन के नाम से भी जानते हैं। जो जीवित प्राणी होते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वेरियस सोर्सेस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। पर अगर हम मेन सोर्स की बात करें तो वो है प्लांट्स यानी कि पौधे और एनिमल्स यानी कि जानवर। अगला पॉइंट यहाँ पे है सम प्लांट हैव टू और मोर ईडेबल पार्ट, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा ईडेबल पार्ट होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड। मस्टर्ड के सीड से हम ऑयल भी बनाते हैं और मस्टर्ड की जो लीफ होती है उसे हम वेजिटेबल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड के जरा पॉइंट डिस्कस करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म को उनकी ईटिंग हैबिट के बेसिस पे तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं हर्बीवोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ऐसे एनिमल को बोला जाता है। और इनका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे डियर। और ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल यानी कि फ्लैश खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टाइगर। और थर्ड कैटेगरी ऐसे एनिमल्स की होती है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों प्रोडक्ट को खाते हैं, और इन्हें हम ओमनीवोर्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम लोग भी आ जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड के जरा पॉइंट्स डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हम अपने फूड से ऑब्टेन करते हैं, और इसे हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, यहाँ पे फ्रॉम होगा, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगला पॉइंट है न्यूट्रिएंट आर दी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हेल्प इन अवर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस प्रॉपर हेल्थ। यहाँ पे बता रखा है कि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं यानी कि पोषक तत्व होते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्व होते हैं जो कि हमारी सर्वाइवल में हमें मदद करते हैं, और साथ ही साथ हमारी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन हो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएंट को यहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे यानी कि मात्रा के आधार पर इन्हें दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, कुछ ऐसे पोषक तत्व जिन्हें हम लार्ज अमाउंट में इंटेक करते हैं, जैसे कि हो गए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अगला आ जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि हम बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, जैसे कि हो गए मिनरल और विटामिन्स। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें कंपोनेंट ऑफ फूड। हमारे फूड के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं। हमारे फूड आइटम के अंदर जो मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और कुछ एडिशनल हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर और वाटर। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं एनर्जी गिविंग फूड के बारे में। हमारे फूड के कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिन्हें एनर्जी गिविंग फूड का टाइटल दिया गया है। वो है फैट और कार्बोहाइड्रेट। और फैट और कार्बोहाइड्रेट हमें कौन से सोर्स से मिलते हैं ये जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि है हमारे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, राइस, पपाया और मैंगो। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेस ऑफ फैट। फैट हमें कहाँ से मिलता है। फैट हमें नट से, ग्राउंड नट से, और कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी, मिल्क, ये सारे हमारे फैट के सोर्स माने जाते हैं। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं। ये होते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारी बॉडी को इनसे एनर्जी मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में। कौन से ऐसे फूड के कंपोनेंट को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ये हम प्रोटीन को टाइटल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि
प्रोटीन यहाँ पे ग्रोथ और रिपेयर का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड का टाइटल दिया गया है। और इसके अगर मेन सोर्स की बात करें तो इसका मेन सोर्स दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, मिल्क, पनीर, फिश और मीट है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। कौन से ऐसे कंपोनेंट को प्रोटेक्टिव फूड का टाइटल दिया गया है? वो है विटामिन्स और मिनरल, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे हार्मफुल डिसीजेस से। यानी कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो कि हमें विटामिन और मिनरल खाने से इनसे प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, दे गिव अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स, यानी कि जो जर्म्स से होने वाली डिजीज है उनसे बचाने में ये हमें मदद करते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। यहाँ पे हमें अलग अलग विटामिन और उनके सोर्स के बारे में बताया गया है। अगर हमें विटामिन ए चाहिए तो हमें मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट और मैंगो इनटेक करना होगा। और अगर हमें विटामिन बी चाहिए, ये हमें मिलता है लिवर से, होल ग्रेन से, जो कि ब्राउन राइस के नाम से जाना जाता है, या फिर आप कह लो बार्ली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, यानी कि कुछ ऐसे फल जो कि खट्टे होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, टमाटो, गवावा, लेमन, आंवला और चिली। अगर हमें विटामिन डी चाहिए तो इसका मेन सोर्स यहाँ पे है लिवर, मिल्क और बटर। इसके अलावा हमें फिश और एग से भी विटामिन डी मिलता है। अगर हमें विटामिन डी नेचुरल तरीके से चाहिए तो ये सनलाइट में भी प्रेजेंट होता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं हमें टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने डिस्कस किया ये हमारे फूड के मेन कंपोनेंट में से एक है। अगर हमें ये टेस्ट करना है कि हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट में फूड को ले लेना है, और उसके अंदर हमें क्या करना है कि उसे डाइल्यूट करने के लिए, एक तरीके से आप कह लीजिए गीला करने के लिए, 2 ड्रॉप पानी के उसमें मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप हमें आयोडीन के सॉल्यूशन के उसके अंदर डाल देने हैं। अगर वो फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर का हो जाए तो हम ये कहेंगे कि इस कंपोनेंट में यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का आ गया तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि इसके अंदर मेन हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, जो कि ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे बना देता है, जिसकी वजह से हमें स्टार्च का प्रेजेंट पता चल जाता है फूड के अंदर। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। अगर हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है तो हमें करना क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें पाउडर्ड फूड यहाँ पे ले लेना है, यानी कि क्रश करके फूड हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमें स्टेप में क्या करना है, इसके अंदर हमें 10 ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल के ऐड करने हैं, यानी कि 10 बूंद पानी के डालने हैं। और साथ ही साथ हमें 2 ड्रॉप यहाँ पे कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के हमें इसके अंदर 2 ड्रॉप यहाँ पे मिला लेने हैं। और अगर ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार हो जाता है, तो हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि प्रोटीन उस फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं टेस्ट फॉर फैट। ये जो टेस्ट है ये काफ़ी आसान टेस्ट माना जाता है। हमें स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है और उसको हल्का सा यहाँ पे एक पेपर में क्रश कर देना है। अगर फूड आइटम को पेपर में क्रश करने के बाद कुछ ऐसे ऑयली पैचेस आ गए, यानी कि ऑयल वहाँ पे दिख गया, तो यानी कि यहाँ पे फैट प्रेजेंट है। और अगर हम पानी को एक वाइट पेपर में हम डिप करेंगे तो वो ये कलर कुछ इस तरीके से दिखा देगा। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट को माना जाता है जिसमें सारे के सारे जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं, वो बराबर मात्रा में फूड के अंदर होते हैं। और ऐसे फूड आइटम को, ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ना मिले, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली डिजीज को हम डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है, अगर हमें ऐसे डिजीज को ट्रीट करना है, ऐसे डिजीज को ठीक करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपरली बैलेंस डाइट को इनटेक करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि अगर ऐसी डेफिशिएंसी हो जाए जो कि विटामिन की वजह से हो, तो इसके लिए हम विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानते हैं, जो कि है रिकेट्स और स्कर्वी।
अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कुछ विटामिन और इनकी डेफिशिएंसी और साथ ही साथ किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से जो डिसऑर्डर कह लीजिए या फिर डिजीज कह लीजिए वो होता है लॉस ऑफ विजन, यानी कि हम लोगों को जो देखने की शक्ति है ये कम हो जाती है। और इसके क्या सिम्टम होने लग जाते हैं, इसके सिम्टम होते हैं कि पुअर विजन होता है, यानी कि हमें सही से चीज़ें दिखती नहीं है। इसके अलावा या तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी देखा जा सकता है। अगला है विटामिन B1, जिसकी वजह से बेरी बेरी नाम का एक रोग होता है जिसमें हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है और हमारी एनर्जी भी कम पड़ जाती है। अगला है विटामिन सी, जिसकी वजह से स्कर्वी होता है और इसके जो सिम्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें ब्लीडिंग गम्स होने लग जाएंगे और साथ ही साथ अगर हमें कहीं पे चोट लगी होगी तो वो जल्दी से हील नहीं होती, जल्दी से हमारी चोट ठीक नहीं होती। अगला है विटामिन डी, जिसकी कमी की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं और इसके जो सिम्टम है वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि बोन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बोन्स यहाँ पे बेंड होने लग जाते हैं। अगला है कैल्शियम, कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे जो टीथ हैं और बोन्स हैं वो डिके होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं और इसके सिम्टम्स भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। अगला है आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर होता है जिसकी वजह से हमारा जो नेक होता है वो स्वेल हो जाता है। अगला है आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है और जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स भी एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस माना जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को फॉर्म करने के लिए और फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल में हमें हेल्प करता है। और जो मेन मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। आपके आसपास की कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसका एक फिक्स मास हो और जो एक फिक्स स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाए उसको हम मैटर के नाम से जानते हैं। हमारे आसपास कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि फोन हो सकता है, आपकी बुक्स हो सकती है, टेबल हो सकता है, फैन हो सकता है, क्योंकि हर चीज का अपना अपना एक मास होता है और हर चीज एक फिक्स स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पहला कैरेक्टर यहाँ पे है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किसके बने होते हैं? ये पार्टिकल्स के बने होते हैं जो कि हमेशा मूव करते रहते हैं, यानी कि मूवमेंट रैंडम मोशन में ये होते हैं। अगला पॉइंट है द पार्टिकल हैव स्पेस इन बिटवीन देम एंड कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं। दो पॉइंट हमने डिस्कस किए कि मैटर जो है वो पार्टिकल के बने होते हैं, ये पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। और आप एक चीज सोचेंगे कि हमारे आसपास रखी हुई हर चीज अगर मैटर है, जैसे कि अगर एक टेबल मैटर है और मैटर किससे बने? पार्टिकल से, तो इसके पार्टिकल मूव करने चाहिए। एक्चुअली ये जो पार्टिकल होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हमें ये विजिबल नहीं होते। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है ये जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो पार्टिकल है मैटर के अंदर ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं जिसकी वजह से वो मैटर फॉर्म होता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है? पहला है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो काफी क्लोज होते हैं और उनके बीच में स्पेस जो होता है वो ना के बराबर देखा जाता है। पहला पॉइंट है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। अगर हम इन सर्कल को यहाँ पे पार्टिकल मान ले तो इनके बीच में स्पेस सबसे कम माना जाता है क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे अरेंज होती है। अगला पॉइंट है दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि अगर हम देखें ये जो पार्टिकल है अगर एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज है तो इनका जो शेप होता है वो भी फिक्स होता है और इनका वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस है ही नहीं तो हम इन्हें कंप्रेस भी ना के बराबर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग डज पार्टिकल इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। यहाँ पे हमें बता रखा है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में देखा जाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसका ये कारण है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी लेस and so solid have an orderly arrange of an
पार्टिकल। यहाँ पे हमें बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की होती है, पहले हम काइनेटिक एनर्जी को जरा डिस्कस करें। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है, यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस मूव करे तो उसके अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सॉलिड के अंदर स्पेस होता ही नहीं है, और स्पेस अगर होता भी है तो वो ना के बराबर होता है। अगर ना के बराबर स्पेस है तो इसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी कम होती है। और हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे तो इनका जो ऑर्डर होता है वो काफ़ी फिक्स होता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बीकर बनाया हुआ है और इस बीकर में पानी है और पानी के पार्टिकल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। अगर हम इसके पहले पॉइंट को डिस्कस करें तो ये है दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। अगर हम पानी के वॉल्यूम की बात करें, मात्रा की बात करें, तो एक गिलास पानी को अगर हम बॉटल में भी डालेंगे तो वो भी एक गिलास पानी के बराबर रहेगा। यानी कि पानी की जो मात्रा होती है, जो वॉल्यूम होती है, वो फिक्स होती है, बट इसका शेप हम बदल सकते हैं। अगर हम पानी को बॉटल में डाल दें तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, अगर हम उसे एक जग में डाल दें तो जग की शेप ले लेगा, अगर हम ग्लास में डाल दें तो ग्लास की शेप ले लेगा। अगला पॉइंट है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो इनके बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट गैस से अगर देखें तो ये कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है the force of attraction between the particle is strong enough to hold the particle together। अगर हम इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो वो इतना तो होता ही है कि अपने पार्टिकल होल्ड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मच। अगर हम गैस के कंपैरिजन देखें तो गैस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और इसकी वजह से गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बट लिक्विड को एक हद तक ही हम कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगला पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। गैसेस स्टेट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है दे नीदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इनकी शेप को फिक्स माना जाता है। अगला पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। क्योंकि ये काफी दूर दूर होते हैं तो इनके पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम देखा गया है। अगला पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ अ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी तब आती है किसी भी पार्टिकल में जब वो मूव करता है, और क्योंकि गैस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखी जाती है, क्योंकि ये हाई स्पीड में इनके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैसेस कैन बी कंप्रेस इजीली। जैसे कि हमने देखा कि अभी इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है और इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन। डिस्कस करें कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इनको हम आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये जरा डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में है तो अगर हम इसे फ्यूज कर देंगे, यानी कि इसका फ्यूजन कर देंगे, तो यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर लिक्विड स्टेट को अगर हमें गैसेस स्टेट में बदलना है तो हम क्या करें, लिक्विड को यहाँ पे गर्म कर दें, यानी कि इसका वेपराइजेशन कर दें, जिसकी वजह से ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अलावा अगर हमें लिक्विड से सॉलिड में बदलना है तो हमें क्या करना होगा कि उस लिक्विड को फ्रिज में रख देना है, जिसकी वजह से उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाए। तो इस तरीके से लिक्विड से सॉलिड वो बन सकता है। और अगर हमें क्या करना है कि गैस को हमें लिक्विड में बदलना है तो हमें क्या करना है, हमें जैसे अगर एक कंटेनर में हम पानी गर्म कर रहे हैं तो वो भाप बन रहा है, हम क्या करें उस कंटेनर को ऊपर एक ढक्कन से कवर कर दें, तो जिसके वजह से वो पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएंगे, वो धुआं बाहर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा। वो पार्टिकल जो होंगे वो प्लेट के अंदर साइड लग जाएंगे। इसके अलावा अगर हमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदलना है, जैसे कि नैप्थलीन बॉल के अंदर होता है, तो हमें क्या करना है, सब्लिमेशन करना है, जिसके बाद डायरेक्टली सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड ही कन्वर्ट हो जाते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन। मैटर को यहाँ पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है प्योर सब्सटेंस, अगला है मिक्सचर। जैसे कि हमें प्योर सब्सटेंस के नाम से यहाँ पे क्लियर होता है, प्योर सब्सटेंस ऐसे मैटर के पार्टिकल को बोलते हैं जिसमें सिंगल टाइप के या फिर सेम टाइप के आपको कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है कैन नॉट बी फर्दर प्योरीफाई। ये पहले से ही प्योरीफाइड फॉर्म में होते हैं तो हम इन्हें और प्योरीफाई नहीं कर सकते।
नेक्स्ट पॉइंट है हैज़ फिक्स केमिकल कंपोजिशन, और इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी फिक्स होता है। अगर हम मिक्सचर की यहाँ पे बात करें तो मिक्सचर जस्ट इसका अपोजिट होते हैं, जैसे कि इसका नाम है वैसे इसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल या फिर आप कह लीजिए दो से ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पे मिक्स होते हैं। अगला है इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इन्हें हम फिजिकल मेथड की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमने बोला कि ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर हो सकते हैं, तो हम जो मिक्सचर बनाएंगे वो डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का मिक्सचर चाहिए। तो जो मिक्सचर होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स नहीं होता। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये जो प्योर सब्सटेंस है इसे दो पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बता रखा है एलिमेंट हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट में एक ही तरीके के आपको एटम दिखेंगे। अगला पॉइंट है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर फॉर्म, ये पहले से ही सिंपलर फॉर्म में पाए जाते हैं तो हम इन्हें और सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट का एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में यहाँ पे बता रखा है कंपाउंड हैव मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा तरीके के एटम पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि इसे सिंपलर फॉर्म में हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है H2O, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम को मिला के यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म किया जाता है। अगर हम अब डिस्कस करें मिक्सचर के बारे में तो मिक्सचर को यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक ग्लास के अंदर पानी भर लिया और पानी के अंदर मैंने एक चम्मच चीनी मिक्स कर दी, तो यहाँ पे मैं शुगर और वाटर का यहाँ पे मैं मिक्सचर बना रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ, मिक्स होने के बाद हमें ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ तक चीनी है और कहाँ तक पानी। अगर हम ऐसा मिक्सचर बनाते हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर को। जैसे कि अगर मैंने एक ग्लास ले लिया, इस बार मैंने ग्लास में पानी के साथ यहाँ पे सैंड यानी कि रेत को मिक्स कर दिया। अगर मैं इसे मिक्स करते जाऊं तो भी ये मिक्स नहीं होगा, एक टाइम में जो रेत होगी वो नीचे आ जाएगी और पानी जो होगा ऊपर रह जाएगा। और ऐसा मिक्सचर जिसमें हमें दोनों के दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई दे, इसे हम हेट्रोजीनस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं ये जो एलिमेंट है। अभी हमने डिस्कस किया कि प्योर सब्सटेंस क्या है, उसके बाद डिस्कस किया मिक्सचर क्या है, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। और ये जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर यहाँ पे होमोजीनस और हेट्रोजीनस दो अलग अलग तरीके के मिक्सचर होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है मेटल्स, अगला है नॉन मेटल्स और नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। ये जो मेटल होते हैं ये लश्चर यानी कि शाइनी होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लश्चर होते हैं यानी कि इनमें शाइन नहीं होती। इसके अलावा अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल के रिगार्डिंग, दे आर मेलेबल, यानी कि अगर हम इन्हें थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये शीट में बदल जाती है। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल जिसे हम खाने को रैप करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये नॉन मेलेबल होती है, इनके हम शीट फॉर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा मेटल का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो ये है दे आर डक्टाइल, यानी कि इन्हें हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि कॉपर की वायर। और नॉन मेटल जो होती है इन्हें हम नॉन डक्टाइल के नाम से जानते हैं, यानी कि इन्हें वायर में भी बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा मेटल का नेक्स्ट पॉइंट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर माने जाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के।
अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हमारी मेटल की यूज़ होती हैं जब हम एसिड के साथ इसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम पॉप साउंड टेस्ट के नाम से जानते हैं। हमारे सीटेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर ये पूछा गया था कि पॉप साउंड टेस्ट के साथ कौन सी गैस का टेस्ट किया जाता है। आंसर था हाइड्रोजन गैस। और एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ये जो मेटल है यहाँ पे हमने जिंक ले लिया और एसिड ले लिया H2SO4, तो होगा क्या, Zn क्या करेगा, SO4 के साथ मर्ज हो जाएगा, यहाँ पे एक सॉल्ट बना देगा जो कि है जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। अगर हम किसी मेटल को, जैसे कि सोडियम ले लीजिए जो कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है, इसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से OH को ले लेगा और NaOH बना देगा। इसके अलावा यहाँ पे H2 इवॉल्व होगा और साथ ही साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट के साथ हमें हीट भी ऑब्टेन हो, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है जिससे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है, तो इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक के टाइटल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और ये डिस्कवरी कब हुई थी? आफ्टर ऑब्जर्विंग अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर अ मैग्नीफाइंग डिवाइस। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये डिस्कवरी कब हुई? जब उन्होंने एक कॉर्क के पीस को, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, उसे एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर देखा, तब इन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसका नाम इन्होंने दिया सेल, क्योंकि उन्हें यहाँ पे हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने एक नाम दिया जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। अब चलिए जरा सेल की थ्योरी डिस्कस करें जो कि हमें स्लिस्डन और स्वान ने दी थी। इन्होंने हमें सेल थ्योरी प्रपोज करके दी थी और इन्होंने बताया था, पहला पॉइंट रॉबर्ट हुक वाला ही लिया, कि जो सेल है ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है हमारी लाइफ का, यानी कि ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो एक सेल से बने जिसे हम यूनिसेल्युलर के नाम से जानते हैं, और या फिर वो एक से ज़्यादा सेल से बने जिसे हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी नया सेल कहाँ से अराइज होता है? किसी पुराने एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही अराइज होता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेसिस पे हम कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं? पहला है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिंगल टाइप के सेल होते हैं जिसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। यूनी का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है सिंगल। नेक्स्ट पॉइंट जरा डिस्कस करें। All the basic functions such as digestion, respiration, excretion, etc. in these organisms performed by single cell। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताई गई है। जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना हो गया, एक्सक्रीशन हो गया जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है ये सारे फंक्शन। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मल्टी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन हो गए, काउ हो गए, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दीज ऑर्गेनिज्म द सेल आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक से ज़्यादा सेल है और हर सेल यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ सेल। सेल की क्या क्या शेप देखी जाती है। यहाँ पे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो ज्यादातर सेल्स होती हैं उनकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है। आगे बता रखा है, सम सेल्स सच एज दैट इन अमीबा हैव नो डेफिनेट शेप। यानी कि कुछ ऐसे सेल्स जो कि अमीबा में पाई जाती हैं उनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता।
यहाँ पे आगे मैंने ड्रॉ किया है ह्यूमन ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ये स्फेरिकल शेप के पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मसल सेल को, जो कि स्प्लिंडल शेप के होते हैं और ये ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। और ये जो मस्कुलर सेल होते हैं, इनके मदद से हमारी बॉडी मूव कर पाती है, यानी कि ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। अगर ये सेल हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे नर्व सेल को। नर्व सेल जो है हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है, जो कि ब्रांच इलोंगिएटेड स्ट्रक्चर का होता है, जिसके अंदर नर्व एंडिंग होती है, जो कि इस जगह पे होती है। इसके अलावा इस पार्ट को हम एक्सन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे हमें ब्रांच दिख रही है, ये डेंड्राइन, और बीच में ये जो पार्ट है जो कि डार्क डॉटेड है, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और इतने पोर्शन को हम सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें साइज ऑफ द सेल। सेल का क्या क्या साइज देखने को मिलता है। जो सबसे छोटा साइज होता है सेल का, वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो लॉन्गेस्ट सेल है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच का माना जाता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल को यहाँ पे दो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल हम उन सेल को बोलते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सेल की यहाँ पे डिफाइन नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं। और दूसरे टाइप के सेल होते हैं जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है, जैसे कि प्लांट और एनिमल के सेल में देखा जाता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं। अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सेंटर का ये जो पार्ट है इसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो डॉटेड पार्ट है ये हमारा यहाँ पे साइटोप्लाज्म माना जाता है। और इसके अलावा ये जो बाहर की जो बाउंड्री है इसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये जो बाहर की जो कवरिंग है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। इसके बारे में देखिए, इसे हम प्रोटेक्टिव लेयर मानते हैं सेल का, जिसे हम सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजों को सिलेक्ट करके सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट प्रोवाइड करती है। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो सेल का छोटे छोटे डॉटेड पार्ट अंदर माने जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है ये जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाते हैं, जिसके अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एक्सेट्रा। अब चलिए इनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटी के लिए, सारी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसकी खास बात है कि इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में, जिसे हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ये करता क्या है? ये सेल को क्लीन रखने का काम करता है। अगर सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड मटेरियल आ जाए या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो सेल को हार्म कर रहा है, ये यहाँ पे उसे डाइजेस्ट कर लेता है और सही टाइम आने पे ये खुद ही बर्स्ट हो जाता है, खुद फट जाता है। इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट जरा डिस्कस करें, जो कि हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर के बारे में। ये क्या है? ये एक तरीके से सेल के अंदर लार्ज नेटवर्क की एक मेम्ब्रेन है, जो कि ट्यूब्स को और शीट को बाउंड करके रखने का काम करती है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके से नेटवर्क होती है जो ट्यूब और शीट्स को बाइंड करके रखती है। इसके पास राइबोसोम्स भी होता है इसके साथ अटैच, जो कि यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। आपको मेन क्या याद रखना है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन को यहाँ पे सिंथेसाइज करता है। अगला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER के नाम से जानते हैं। ये भी एक तरीके का लार्ज नेटवर्क है जो ट्यूब और शीट को बाउंड करता है, पर इसके पास राइबोसोम नहीं होता। और ये क्या यहाँ पे सिंथेसाइज करता है? ये यहाँ पे लिपिड्स, जिसे हम फैट के नाम से जानते हैं, इसको ये सिंथेसाइज करता है।
अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं गोल्गी अपार्टस के बारे में। इसका ये नाम पड़ा क्यों? इसका नाम यहाँ पे कमेलियो गोल्गी की वजह से पड़ा था। इन्होंने सेल ऑर्गेनेल को यहाँ पे डिस्कवर किया था। अगला पॉइंट है इट इज मोस्ट नियर टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के काफी पास होता है और ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। और यहाँ पे बता रखा है इट हेल्प इन स्टोरेज। सेल के अंदर ये स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग में ये मदद करता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे बता रखा है इनके अंदर कुछ स्पेशल पिगमेंट होते हैं जो कि यहाँ पे प्लांट को फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। अब चलिए ये जो प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं ये जरा डिस्कस कर लें। पहला यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर सारे कलर होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे हम ग्रीन कलर पिगमेंट के नाम से जानते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे मदद करता है। अगला है ल्यूसोप्लास्ट जो कि कलरलेस पिगमेंट होता है जो कि कलरलेस प्लास्टिड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बता रखा है प्लास्टिड्स को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे मदद करता है। अब देखिए जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इसके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल मिले जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, वो है प्लास्टिड और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। सेल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, जो स्टोरेज का काम करती है, उन्हें हम वैक्यूल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बोल रखा है वैक्यूल जो होते हैं वो एनिमल के अंदर छोटे साइज के होते हैं जबकि प्लांट सेल को अगर हम देखें तो उसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो कि हमारे लिए सेल के लिए जरूरी होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है जबकि हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके। किसके कांटेक्ट में आके? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके। और क्योंकि ये सेल के अंदर होता है इसलिए हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि फूड जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे सेल के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ये हमें क्या देता है? यहाँ पे ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट है इट अकर इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब चलिए जरा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जरा डिस्कस करें। रेस्पिरेशन को 2 अलग अलग टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर जब हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है। जैसे कि ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन कब होता है? जब इसे ऑक्सीजन मिलता है। और ये क्या बनाता है? जैसे कि हमने जो खाना खाया उसमें हमें मिला ग्लूकोज और जब हमने ली सांस तो हमने वहाँ पे ऑक्सीजन को इनटेक किया। तो देखिए ये जब दोनों चीजें मिक्स होती हैं सेल के अंदर तो यहाँ पे बनता है CO2 जो कि हम रेस्पायर करते हुए हम इसे एक्सेल कर देते हैं और हमारे साथ साथ यहाँ पे वाटर और एनर्जी मिलती है। एनर्जी हम डे टू डे एक्टिविटी में यूज कर लेते हैं और इस टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है इसे एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब चलिए जरा डिस्कस करें एनारोबिक रेस्पिरेशन को। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बताया गया है कि ऐसा फूड का ब्रेकडाउन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे फर्दर इसे डिवाइड किया गया है। अगर हम यीस्ट के अंदर देखें, यीस्ट के अंदर ग्लूकोज को कभी भी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CO2, एल्कोहल और एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यीस्ट के अंदर होता क्या है, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमें एक नोट का पॉइंट बता रखा है, जब कभी हम हैवी एक्सरसाइज करें तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो रेस्पायर करते हुए हम लोग अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पाते। तब क्या होता है, तब यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस देखने को मिलता है। और सीटेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम कभी भी रेस्पायर करें और हमारी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो तब यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जब ग्लूकोज को लैक ऑफ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ब्रेक डाउन किया जाता है तब यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। ये जो लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनता है, इसके वजह से जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प उठते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन भी फील होता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें रेस्पिरेशन इन एनिमल। अर्थवॉर्म के अंदर अर्थवॉर्म किससे रेस्पायर करता है? अर्थवॉर्म अपनी स्किन की मदद से रेस्पायर करता है। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट अपनी बॉडी की पूरी सरफेस से रेस्पायर कर सकता है। नेक्स्ट है फिश। फिश अपनी गिल्स की मदद से रेस्पायर करती है, जो कि डिसॉल्व ऑक्सीजन को पानी से इनटेक करती है। अगला अगर हम देखें फ्रॉग। फ्रॉग की जो थिन मॉइस्ट और स्मूथ स्किन होती है वो उसे वाटर के अंदर रेस्पायर करने में मदद करती है, और जब फ्रॉग लैंड में होता है तब ये अपने लंग्स से रेस्पायर करता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग है क्या? ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है जिसके अंदर हम लोग एक ऐसी एयर को इनटेक करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऐसी एयर जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम एक्सेल करते हैं। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसकी सहायता लेते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है ब्रीदिंग जो है ये दो अलग अलग स्टेप्स में की जाती है ऑल्टरनेटिवली, जिसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के नाम से जानते हैं। इनहेलेशन यानी कि सांस को इनहेल करना, जिसमें हम एक ऐसी एयर को इनटेक करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगला अगर हम डिस्कस करें वो है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, एक ऐसी एयर जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हम अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग रेट के बारे में। ये ब्रीदिंग रेट है क्या? इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर एक पर्सन कितने बार ब्रीथ करेगा, ये उसका ब्रीदिंग रेट यहाँ पे बताता है। अगला पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है, जो ब्रीदिंग रेट होता है वो इंसान का कांस्टेंट नहीं होता है। ये जनरली ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हम किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम एयर कहाँ से इंटेक करते हैं। हम ये नसल कैविटी यानी कि नोज से एयर को इंटेक करते हैं। उसके बाद ये पायरेक्स से होते हुए नीचे की तरफ जाती है, जिसके बाद ये दो अलग अलग एरिया में डिवाइड हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की आपको फिगर दिख रही होगी, बट यहाँ पे होते क्या है, यहाँ पे ब्रोंकियल्स होते हैं जो कि रिब केस से ये कवर होते हैं। इसके बाद जो टर्मिनल एंड पॉइंट होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं, जो कि है एल्वेलाई, जहाँ पे मेन सरफेस प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि CO2 को बाहर रिलीज किया जाता है और O2 को इनटेक किया जाता है। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, और दो तरीके से साइमल्टेनियसली होता है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, वी टेक इन एयर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट थ्रू अवर नॉस्ट्रल विच ट्रैवल थ्रू द नेसल कैविटी। यहाँ पे बता रखा है हम एक ऐसी एयर को इनटेक करते हैं जो कि हमारे वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट में है, अपने नॉस्ट्रल की मदद से, जो कि नेसल कैविटी से होते हुए पूरी तरीके से ट्रैवल करके जाती है। आगे यहाँ पे बता रखा है ये विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुँचती है, और लंग्स जो है एक चेस्ट कैविटी पे लोकेटेड होता है, जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है रिब केज की मदद से। आगे यहाँ पे बता रखा है ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अगर हम चेस्ट कैविटी के फ्लोर यानी कि सबसे नीचे वाले पार्ट में जाएं तो यहाँ पे हमारे मसल सीट होते हैं, जिसे हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के टाइम मूव इन और मूव आउट होता रहता है। अब चलिए ये जरा डिस्कस करते हैं, व्हाई डू वी स्नीज, हम छींकते क्यों हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है जब हम कभी भी एयर को इनहेल करते हैं हमारे सराउंडिंग से, तो होता क्या है कि कुछ अनवांटेड एलिमेंट भी हमारे एयर के साथ हमारी नॉस्ट्रल में आ जाते हैं, जैसे कि हो गए स्मोक,
डस्ट, ये सारी चीज़ें एयर के साथ ही इंक्लूडेड होती हैं। और होता क्या है कि हमारे नसल कैविटी के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं जो कि इन डस्ट, इन स्मोक को वहीं पे रोक लेते हैं, और जिसके वजह से हमारी नसल कैविटी में इरिटेशन हो जाता है। और इस इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग स्नीज करते हैं। अब जरा हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इनहेल एयर होती है और एक्सेल एयर होती है उसमें ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा कितनी होती है। जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% देखी गई है, और जो हम एयर एक्सेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% देखी जाती है। इसके अलावा जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें CO2 की जो मात्रा होती है वो 0.03 देखी गई है, और जो हम एयर एक्सेल करते हैं, जो रिलीज करते हैं, उसमें 4% CO2 की मात्रा देखी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। यहाँ पे हमें बता रखा है एसिड क्या है। एसिड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सोर टेस्ट का होता है, यानी कि ये खट्टे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेनी फूड आइटम्स सच एज लेमन, कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज टेस्ट सोर। यहाँ पे हमें बता रखा है कुछ ऐसे फूड आइटम जैसे कि लेमन, कर्ड, विनेगर और ऑरेंज, ये सारे कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम। क्यों? क्योंकि इनमें एसिड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जरा डिस्कस करें। एसिड कंटेन H+ आयन। यहाँ पे हमें बता रखा है, अगर हम बिल्कुल केमिकली अगर हम इसे डिस्कस करें तो एसिड के अंदर जो आयन पाया जाता है वो H+ आयन है। जैसे कि अगर हम एक कॉमन एग्जांपल ले लें HCl, HCl में आपका H+ आयन यहाँ पे मिलता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें नेचुरल एसिड के बारे में। नेचुरल एसिड कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो हमारे नेचर में फाउंड होते हैं, और अगर हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखें वो है हमारे फ्रूट्स, फ्रूट्स जिनके अंदर ये एसिड पाए जाते हैं, और नेचुरल एसिड। अब चलिए यहाँ पे जरा डिस्कस करें कुछ एसिड के नेम और ये कहाँ पे मिलते हैं। पहला है एसिटिक एसिड जो कि विनेगर यानी कि सिरका के अंदर प्रेजेंट होता है। अगला है फॉर्मिक एसिड जो कि एंट स्टिंग यानी कि जो मक्खी हमें काट ले, मधुमक्खी काट ले तो उनके बाइट में हमें महसूस होता है। अगला है सिट्रिक एसिड जिसे हम सिट्रस फ्रूट में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड यानी कि दही में मिलता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड जो कि स्पिनच में मिलता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड जो कि आंवला और सिट्रस फूड में पाया जाता है। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड जो कि टर्मरिक, ग्रेप्स और अनरिप मैंगो यानी कि आम होता है उसमें हमें ये एसिड मिलता है। अब चलिए बेस के बारे में जरा डिस्कस करें। बेस का पहला पॉइंट है बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि बिटर टेस्ट का होता है, और अगर हम इसे टच करें तो ये हमें सोपी टेक्सचर यहाँ पे देगा, यानी कि ये थोड़ा स्लिपरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस जो कि पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, उन्हें हम एल्कलाइन या फिर एल्कलीज के नाम से जानते हैं। और बेस के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? बेस के अंदर OH- आयन प्रेजेंट होता है। अब चलिए ये जरा डिस्कस करें कुछ ऐसे बेस और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें लाइम वाटर के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें विंडो क्लीनर के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें सोप यानी कि साबुन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मिल जाएगा। अब चलिए आगे जरा डिस्कस। न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ना एसिडिक हो और ना बेसिक, ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूट्रल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया एसिड के बारे में, बेस के बारे में। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एसिड या बेस पाया जाता है तो हम सीधा उसके आयंस तो चेक करेंगे नहीं, या फिर उन्हें हम चख के तो देखेंगे नहीं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है? तो जरा इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर कुछ ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। यहाँ पे हमें बता रखा है कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो हमारे नेचर में फाउंड होते हैं, जैसे कि हो गए टर्मरिक, चाइना रोज, पेटल एंड साथ ही साथ लिटमस का पेपर। ये जो है कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं क्योंकि ये हमारे नेचर में फाउंड होते हैं। अब चलिए जरा इन्हें वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस जो है एक प्लांट जिसे हम लिचिन प्लांट के नाम से जानते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो लिटमस का सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। और जो पर्पल कलर होता है ये दो अलग अलग कलर में चेंज होता है, जो कि है ब्लू एंड रेड। ये किस तरीके से चेंज होता है जरा डिस्कस करें।
यहाँ पे हमें बता रखा है अगर हम लिटमस को एसिड के अंदर डालेंगे तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को ये यहाँ पे रेड कलर में चेंज कर देगा, जबकि अगर हम बेस को रेड लिटमस के अंदर डालेंगे तो ये ब्लू में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। अब चलिए जरा डिस्कस करते हैं टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक भी एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है जो कि येलो कलर का होता है। यहाँ पे हमें बता रखा है टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न रेडिश ब्राउन विथ बेस। अगर हम इसे बेस में डालें तो ये रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाता है, जबकि इसमें एसिड में अगर इसे डिप करें तो इसका कलर कभी भी चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिडिक है या फिर बेसिक। नेक्स्ट है रेड कैबिज। रेड कैबिज यहाँ पे बता रखा है ये जनरली हमारा पर्पल कलर के होते हैं, और इसे हम क्या करें, इसे हम यहाँ पे एसिड के अंदर अगर डालें तो ये रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि बेस के अगर अंदर हम डालते हैं इसे तो ये ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाते हैं, यानी कि हरे कलर में बदल जाते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं अनियन के बारे में। अनियन का यहाँ पे पेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, हम जूस यूज़ कर सकते हैं, जो कि अपनी स्मेल को खो देता है अगर हम इसे बेस के अंदर ऐड करते हैं, और अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें तो इसके स्मेल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, जैसे कि फिनोप्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। अब जरा इन्हें भी जरा डिस्कस कर लें। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिनोप्थलीन के बारे में। फिनोप्थलीन क्या है, एक तरीके से कलरलेस लिक्विड माना जाता है, जो कि यहाँ पे एसिड में कलरलेस रहता है, जबकि इसे बेस में डाल देंगे तो ये पिंक कलर में बदल जाता है। और अगर हम इसे डिस्कस करें मिथाइल ऑरेंज को, तो मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, जबकि इसे एसिड में डालने पे ये क्या हो जाएगा, ये रेड कलर में बदल जाएगा, जबकि बेस में इसे ऐड करें तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। अब आगे जरा डिस्कस करते हैं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या है, एक ऐसा रेन जिसके अंदर एसिड की मात्रा देखी जाती है, उसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीएच को भी जरा डिस्कस किया गया है। पीएच स्केल क्या है, एक ऐसी स्केल का रेंज 14 तक देखा गया है, और 7 पे ये चीज न्यूट्रल होती है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का पीएच अगर 7 आ जाए तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, और किसी सब्सटेंस का जो पीएच है वो 7 से कम हो जाए तो वो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा हो जाए तो वो बेसिक होता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो रेन वाटर है ये एसिडिक बनता क्यों है, इसका मेन कारण क्या है। यहाँ पे बता रखा है जो CO2 होता है और SO2 और साथ ही साथ NO2 होता है, अगर ये रेन ड्रॉप के साथ डिजॉल्व हो जाए तो यहाँ पे ये कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड में बदल जाते हैं, जो कि यहाँ पे रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें ये जो एसिडिक रेन है इसके वजह से किस तरीके के डैमेज हो रहे हैं। इसके वजह से यहाँ पे जो बिल्डिंग है, जो हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, प्लांट और एनिमल है, ये यहाँ पे डेड हो रहे हैं और कोई चीज़ें डैमेज हो रही हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है क्या, जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट और यहाँ पे वाटर तैयार होता है, और ये जो सॉल्ट और वाटर जो ये तैयार हो रहा है यहाँ पे, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स करके इन दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रल बना देते हैं, और ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है इसका पीएच यहाँ पे 7 देखा गया है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे चीज़ें एसिडिक या फिर बेसिक हो सकती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनडाइजेशन के बारे में। इनडाइजेशन होता क्यों है, हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि पेप्सिन यहाँ पे वर्क कर सके। अब देखिए जब एसिडिक मीडियम ये क्रिएट होता है और अगर हमारा इनडाइजेशन हो जाए, यानी कि खाना डाइजेस्ट ना हो, तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो HCl है इसके वजह से हमें पेन और इरिटेशन हो जाता है, और इस पेन और इरिटेशन से बचने के लिए हम एक एंट एसिड का सहारा लेते हैं, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिक नेचर का होता है। ये जो एसिड है और बेस है ये दोनों मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं एंट स्ट्रिंग के बारे में। एंट स्ट्रिंग यानी कि
कोई भी हमें चींटी वगैरह काट ले तो इसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और अगर हम इसमें बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, अगर हम इसे रब कर दें तो ये इसके इफेक्ट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगा। ये जो फॉर्मिक एसिड है ये एक तरीके का एसिड है, ये जो हम यूज कर रहे हैं बेकिंग सोडा, ये यहाँ पे बेस का काम करता है, और एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे हमें पेन से रिलीफ करवाते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में। सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर हमें जरा डिस्कस क्या करना है, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो काफ़ी एसिडिक नेचर के होते हैं। वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट तो देते हैं पर कहीं ना कहीं हमारे सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं मानी जाती है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें हम अगले यूनिट डिस्कस करें जो कि है फाइबर्स। यहाँ पे हमें बता रखा है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर। फैब्रिक किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। चलिए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फाइबर को। नेचुरल फाइबर कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि हो गए कॉटन, जूट, वूल और सिल्क। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं ये किस तरीके के फाइबर हैं। कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, यानी कि ये नेचुरल तरीके से सिंथेसाइज नहीं किए जाते, ये केमिकली इन्हें प्रिपेयर किया जाता है। इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से जानते हैं। अब चलिए इनके जरा कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें। ये यहाँ पे बता रखा है ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये मैन मेड होते हैं और केमिकली बने होते हैं, तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और ज़्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं होते, थोड़े सस्ते होते हैं। और यहाँ पे बता रखा है ड्राई अप क्विकली, यानी कि ये जल्दी सूख जाते हैं और ईजी टू मेंटेन, इन्हें हम देखभाल करके आसानी से रख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइलॉन के बारे में। नाइलॉन के अंदर पहला पॉइंट है इट इज मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट पॉइंट है ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। और नेक्स्ट है इट इज वाइडली फाउंड, ये आपको यूजुअली कहीं पर भी दिख जाएगा। ये काफी ड्यूरेबल होता है, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और देखने में ये काफी रफ और टफ फाइबर माना जाता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें इसके यूजेस। यूजेस के अंदर बता रखा है ये हमें रोप बनाने में, रस्सियां बनाने में, टेंट बनाने में, साथ ही साथ टूथ ब्रशेस और सीट के बेल्ट, सॉक्स, पैरासूट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा फाइबर माना जाता है इन सभी इस्तेमालों के लिए। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें रायन के बारे में। रायन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। मेन जो ओरिजिनल सिल्क होता है उससे थोड़ा सस्ता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? वुड पल्प से। एंड दिस पल्प इज फर्दर प्रोसेस टू फॉर्म रायन, और इस पल्प को बाद में रायन बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। और रायन का यहाँ पे कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है ताकि बेडशीट बनाई जा सके, और वूल बनाए जा सके। वूल के साथ मिक्स करते हैं ताकि कारपेट को यहाँ पे फॉर्म कर सके। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं पॉलीएस्टर के बारे में। पॉलीएस्टर जो शब्द है यहाँ पे दो अलग अलग शब्दों से बना है, एक पॉली और एक एस्टर, यानी कि एस्टर के बहुत सारे यूनिट को मिक्स किया तब जाके पॉलीएस्टर बना, और रिपीटिंग यूनिट क्या है यहाँ पे? एस्टर की है, जैसे कि बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट गेट रिंकल। ये सुकड़ते नहीं है और काफी ज्यादा क्रिस्प रहते हैं और इसे आसानी से हम धो सकते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं टायरलीन के बारे में। यहाँ पे बता रखा है इसे हम डेक्रॉन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर्म करने में मदद करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टर्म डिस्कस करें पीटीई, जो कि है पॉली इथाइलिन टेट्रापिथलेट। ये एक तरीके का पॉलीएस्टर माना जाता है जो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के बॉटल, यूटेंसिल यानी कि बर्तन, और यहाँ पे फिल्म की जो वायर्स होती हैं ये बनाने में हमें मदद करता है। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे जो कि है एक्राइलिक। एक्राइलिक एक तरीके से आर्टिफिशियल वूल को बोला जाता है। These are synthetic fiber made from a polymer called polyacrylonitrile, यानी कि एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर है जो कि एक पॉलीमर से बना होता है जिसका नाम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बता रखे हैं। ये जो एक्राइलिक होता है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये मेन जो हमें वूल मार्केट में मिलते हैं इनसे ये सस्ता हमें मिलता है। नेक्स्ट है इट गिव वूल लाइक फील। अगर हम इन्हें पहनेंगे तो हमें लगेगा हमने इसमें वुलन क्लोथ पहने हुए। नेक्स्ट है इट डज नॉट श्रिंक एंड रिंकल। इनमें रिंकल्स नहीं आते।
अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बीइंग का, ये हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता रखा है इनटेक ऑफ होल फूड। हम कोई भी फूड आइटम जो होता है अपने माउथ से इनटेक करते हैं। माउथ के अंदर हमारे यहाँ पे टीथ होते हैं, जो कि फूड को च्यू करने का काम करता है और फूड को यहाँ पे ग्राइंड भी करता है। इसके अलावा हमारे माउथ में यहाँ पे टंग होता है, जिसके 3 मेन फंक्शन है। सबसे पहले ये फूड को रोल करने का काम करता है और साथ ही साथ हमारे फूड का कैसा टेस्ट है ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा फूड को नीचे की तरफ पुश करने का काम भी किसका होता है? टंग का होता है। अब देखिए, माउथ के बारे में हमने 2 चीजें मेन डिस्कस की कि यहाँ पे टीथ और टंग होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे क्या रिलीज करता है? यहाँ पे सलाइवा रिलीज करता है म्यूकस के साथ, जो कि जिसका मेन फंक्शन क्या है? ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। इसके बाद जो फूड आइटम होता है, ये हमारे ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप की मदद से ये कहाँ जाता है? ये सीधा स्टमक में जाता है, एक मूवमेंट की मदद से, जिसे हम पैरासिलेटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जिसका काम क्या है? ये फूड पाइप को जहाँ पे फूड आया है उस पार्ट को रिलैक्स कर देता है, यानी कि खोल देता है, और जिस पार्ट से फूड एंटर हो चुका है उस पार्ट को ये फिर से रिलीज कर देता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का यहाँ पे मेन इसका काम होता है। इसके बाद ये जो फूड है ये कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में पहुंचेगा। और स्टमक के अंदर हमें देखने को क्या मिलता है? स्टमक की जो वॉल होती है वहां से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, जो कि 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहले रिलीज होता है HCl, जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और साथ ही साथ खाने के साथ आने वाले जर्म्स को किल करने का काम करता है। ये जो एसिडिक मीडियम है ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि पेप्सिन यहाँ पे एक्टिवेट हो सके। अब आप कहेंगे इन दोनों का मेन क्या रोल है, यानी कि क्या कनेक्शन है? तो ये जो एसिडिक मीडियम है जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक ये पेप्सिन यहाँ पे वर्क नहीं करता। और पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना यहाँ पे शुरू करता है। अब देखिए, यहाँ पे स्टमक के अंदर HCl रिलीज हो रहा है, जो कि पेप्सिन के लिए जरूरी है, यानी कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम देखें तो इससे जो हमारे स्टमक है इसके वॉल को यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे रिलीज होता है म्यूकस, जो कि यहाँ पे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे काम करता है। ये खाने को तो एसिडिक रहने देता है, बट स्टमक की वॉल को ये प्रोटेक्ट कर लेता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। इसके बाद ये जो फूड है हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर। अब देखिए, यहाँ पे बता रखा है स्टमक के बाद यहाँ पे ये जो फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन इस फूड को 2 अलग अलग जगह भेजता है, जो कि है लिवर और पैनक्रियास। लिवर के अंदर क्या होता है? लिवर के अंदर बाइल जूस पाए जाते हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। चलिए इन्हें जरा वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिवर के बारे में। लिवर क्या है? एक लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है हमारी बॉडी का, और लिवर के अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके अंदर एक जूस पाया जाता है जिसे हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं, जो कि लिवर के अंदर एक फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसके अंदर ये स्टोर होता है। अब ये जो बाइल जूस है इसका काम क्या है? ये हमें फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है, यानी कि फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने का काम किसका है? ये बाइल जूस का, जिसे हम डायरेक्टली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं पेनक्रियास के बारे में, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर यहाँ पे पेनक्रिएटिक जूसेस होते हैं, जो कि 3 अलग अलग हैं। पहला है ट्रिप्सिन, अगला है लाइपेज, और नेक्स्ट है अमाइलेज। ये जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है? फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है। और अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे फूड का एक कंपोनेंट होता है, इसे ये ग्लूकोज में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इन सब्सटेंसेस को, इन कंपोनेंट को इसी फॉर्म में इनटेक करती है। अब इसके बाद होता क्या है? अब इसके बाद कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखा गया है, जिसके अंदर यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, जिसमें मेन यही काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दें, फैट को यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दें, और प्रोटीन को यहाँ पे अमीनो एसिड में ये बदल दें।
अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे और क्या बता रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होती हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिनका मेन काम क्या है, इनका मेन ये है कि एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं और ब्लड में चीज़ें एब्जॉर्ब होने के बाद रिलीज करने में मदद करती हैं। आगे जरा डिस्कस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है, ये हमारे अनएब्जॉर्ब फूड में से वाटर को, एक्सेस फूड में से वाटर को यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है और जो रेस्ट मटेरियल होता है ये एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करने में हमें मदद करता है। अब चलिए जरा इसका एक बार फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए माउथ से ये डाइजेशन स्टार्ट हुआ, इसके बाद फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में ये गया। ईसोफेगस में यहाँ पे पैरासिलेटिक मूवमेंट होता है। ईसोफेगस की मदद से ये कहाँ पहुंचेगा, ये स्टमक में पहुंचेगा जहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो कि है आपकी HCl, पेप्सिन और म्यूकस। इसके बाद फूड यहाँ पे पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे कि आप ये पार्ट देख सकते हैं, जिसके बाद ये खाना पहुंचाया जाता है लिवर और पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज यहाँ पे इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, पेनक्रियाज। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और एनस के थ्रू ये फूड यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड या फिर अनवांटेड फूड होता है वो उसे वेस्ट फॉर्म में बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट के अंदर टोटल 4 अलग अलग चैम्बर देखने को मिलते हैं। 2 चैम्बर कुछ इस तरीके से है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिकल, और 2 चैम्बर ऐसे हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जरा इसे डायग्रामेटिक तरीके से जरा डिस्कस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेंटर में ये मैंने ये पार्ट बनाया है ये ह्यूमन हार्ट है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो साइड है ये राइट साइड है और ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड है। आपको क्या करना है, ह्यूमन हार्ट को आपकी बॉडी के साइड से देखना है, तो इस तरीके से आपको ये व्यू दिखाई देगा। जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं इन्हें हम एट्रियम के नाम से जानते हैं, और क्योंकि एक ये है ये जो राइट साइड में है इसे हम राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड में है उसे लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। और जो नीचे के चैम्बर होते हैं इन्हें हम वेंट्रिकल यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन हार्ट है 4 अलग अलग चैम्बर में यहाँ पे डिवाइड है। होता क्या है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम नहीं करता, ये ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। अब ये किस तरीके से करता है, ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से ये क्या करता है, ये यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन से उठाता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड को ये पूरे बॉडी के ऑर्गन से यहाँ पे लेके आ रहा है। और कहाँ ये लेके आता है, राइट एट्रियम के अंदर लेके आता है फर्स्ट टाइम। इसके बाद यहाँ पे होता क्या है, राइट एट्रियम इस ब्लड को नीचे की तरफ पुश करता है, और इस जगह पे यहाँ पे वी जो लिखा है ये वेल्स होते हैं, ये अश्योर करते हैं कि एक बार जब ब्लड नीचे चले जाए तो ये ब्लड का यहाँ पे बैक फ्लो ना हो। और जब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं इसके बाद इस ब्लड को यहाँ पे भेज दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में। यानी कि ये जो ब्लड है, ये जो इस साइड का पार्ट है, ये अभी डीऑक्सीजनेटेड है, इम्प्योर है। अब ये लंग्स में जाने के बाद होता क्या है, लंग्स इस ब्लड को प्योर करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद लंग से ये जो ब्लड है यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आया जाता है। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को क्या करता है, नीचे की तरफ पुश करता है, और यहाँ पे भी हमारे वेल्स पाए जाते हैं जो कि ये अश्योर करते हैं कि ब्लड का यहाँ पे बैक फ्लो ना हो, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में दोबारा ये ब्लड ना जाए। तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो प्योर ब्लड है ये हमारी मेन जो आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो इस तरीके से हमारे ह्यूमन हार्ट के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि देखें तो यहाँ पे 2 अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग टाइप का सर्कुलेशन हो रहा है। एक जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट साइड में हो रहा है, और दूसरी साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट साइड में देखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन हार्ट यहाँ पे वर्क करता है।
अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि यहाँ पे हमें दो अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पे देख सकते हैं जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो प्लाज्मा होता है, जो कि येलो कलर का होता है। इसमें 90% वाटर होता है और 10% यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि प्लाज्मा, प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया और ग्लोबिन, ये प्रेजेंट होता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि जैसे मिनरल आयन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम ब्लड कैप्सूल की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आरबीसी, दूसरा है ब्लड प्लेटलेट और तीसरा है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है? ये कुछ गैसेस को कैरी करता है जैसे कि हो गए CO2 और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और ये क्या करता है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो लाल कलर का दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम ब्लड प्लेटलेट की बात करें तो ये ब्लड को यहाँ पे क्लोट करने का काम करता है। जैसे कि कहीं पे चोट लग जाए तो जो ब्लैक कलर की जो लेयर बन जाती है वो ब्लड प्लेटलेट की वजह से बनती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो है WBC। इसे हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज या फिर कोई जर्म्स आ जाए तो इनसे ये हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे तैयार करता है, यानी कि ये हमें जर्म्स से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होता है। जहाँ पे हमारा ब्लड एक्सेस नहीं कर सकता, जहाँ पे हार्ट ब्लड को नहीं पहुंचा सकता है, वहां पे ये लिम्फ उसे पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट जरा डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में यहाँ पे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आर्टरीज और दूसरा है वेन्स। पहला पॉइंट है, ये जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल के नाम से जानते हैं, यानी कि क्योंकि ये प्योर ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे काम कर रही है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन वेसल के नाम से जानते हैं। अगला है, क्योंकि ये प्योर ब्लड को सारे पार्ट में पहुंचा रही है तो ये काफी थिक और इलास्टिक होती है और ये डीप सेटेड होती है, यानी कि काफी अंदर की साइड होती है। अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे कैरी करता है। इसे हम कलेक्टिंग वेसल के नाम से जानते हैं क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। और क्योंकि इसका मेन काम यहाँ पे कलेक्शन का है तो यहाँ पे इसे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये थिन और लेस इलास्टिक देखी जाती है। और ये आपका सुपरफिशियल होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज, यानी कि ऊपर की साइड आप लोगों को दिख जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये दो अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक है जाइलम, वो भी प्लांट के अंदर। एक है जाइलम और दूसरा है फॉइलम। जाइलम क्या करता है? ये वाटर और मिनरल को कैरी करता है रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में, जबकि फॉइलम जो है ये फोटोसिंथेसिस में बनने वाले प्रोडक्ट को लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में भेजने का काम करता है। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट जरा डिस्कस करें जो कि है लाइट के बारे में। लाइट क्या है? लाइट एक अल्टीमेट सोर्स माना जाता है एनर्जी का, जो कि हमें आसपास की चीजें देखने के लिए इनेबल बनाता है। अगर हम प्रॉपर्टीज देखें लाइट की तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। अगला है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। लाइट के दो तरीके के नेचर है, ड्वेल नेचर है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। और यहाँ पे बता रखा है कि लाइट कास्ट शेडो, यानी कि लाइट जहाँ पे पड़ेगी तो उसकी वजह से यहाँ पे शेडो भी बनते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें प्रॉपर्टीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। हमें ये पता होना चाहिए, वैक्यूम यानी कि जहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम देखी गई है, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है ये वेलोसिटी की SI यूनिट होती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट जरा डिस्कस करें। कभी भी अगर कहीं पे लाइट फॉल होती है तो वहाँ पे तीन अलग अलग फिनोमेना देखने को मिलते हैं, जो कि है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि अगर एक साइड यहाँ पे पॉलिश होती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसे हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो लाइट दूसरी मीडियम में बेंट होते हुए निकल जाती है और एब्जॉर्प्शन में उसी सरफेस में वो चीज एब्जॉर्ब हो जाती है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें रिफ्लेक्शन के बारे में। जब कभी भी लाइट यहाँ पे बाउंस बैक हो जाए किसी पॉलिश सरफेस
मिरर के, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन प्रोसेस देखते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था। जब ये आपका रे अंदर की तरफ एंटर करती है, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रे बाहर की तरफ निकलती है, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इनके बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। और एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाती है, जिसे हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। दो अलग अलग लॉ है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला जाता है ये जो एंगल हमारे बन रहे हैं, यानी कि एंगल आई और एंगल आर जो है, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। और साथ ही साथ ये जो इंसिडेंट रे है, ये वाली रे, और इसके अलावा रिफ्लेक्टेड रे ये रही, और नॉर्मल जो है ये एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। ये देखिए सेम प्लेन में ऊपर के साथ ये लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हम लोगों ने कई बार मस्ती मजाक में भी ये चीज़ की है कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, और अगर हमने एक वॉच पहनी है, तो वॉच में होता क्या है कि वॉच में जो शैडो पड़ती है, वॉच में जो लाइट की जो रेस पड़ती है, वो कहीं जाके शैडो बनाती है। वो एक तरीके से आपकी ये जो वॉच है, ये क्या कर रही है, एक तरीके से सरफेस दे रही है, जो कि इस लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद कर रहे हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं इमेज के बारे में। इमेज यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रेज मीट और अपेयर टू मीट। यानी कि एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जहाँ पे कम से कम दो रेज मीट करें, या फिर ऐसा लगे कि दो रेज मीट कर रही हैं। और दो टाइप की इमेज बनती है, एक रियल इमेज, एक एक्चुअल इमेज। यानी कि जब रेज जो है एक्चुअली मीट करें, तो यहाँ पे रियल इमेज बनाती हैं। और रेज जब ऐसा लगे कि वहाँ पे मीट कर रही हैं बट एक्चुअली मीट नहीं करती, उसे हम वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। ये स्क्रीन में ऑब्टेन हो पाती है, ये स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है, जो रियल इमेज है ये इन्वर्टेड बनती है, यानी कि उल्टी साइड बनती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो सेम साइज बनती है, यानी कि इरेक्ट यहाँ पे बनती है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है, ये जो रियल इमेज है ये किससे बनती है, ये सिनेमा की स्क्रीन में फॉर्म होती है। और जो वर्चुअल इमेज है, ये यहाँ पे प्लेन मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब चलिए, अभी हमने टर्म देखा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, ये जरा देखते हैं। प्लेन मिरर में आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पाथ ये ड्रॉ करेंगे, और ये यहाँ पे हम इमेजिनरी लाइन, यानी कि वर्चुअल इमेज ये बनती है। अभी हमने डिस्कस किया वर्चुअल इमेज का एग्जांपल था प्लेन मिरर। तो देखिए वर्चुअल तरीके से आपका ए डैश बी डैश ये इमेज यहाँ पे बन जाती है। जरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। जो प्लेन मिरर होते हैं, इसमें हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल यानी कि इमेजिनरी, इरेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है, तो इमेज भी इसी तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे बता रखा है, जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज यहाँ पे बनता है। और जितने जितने दूर आप यहाँ पे मिरर के खड़े होंगे, उतने ही दूर आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए, लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज हमारी बनती है वो हमारी लेटरली इन्वर्टेड बनती है, यानी कि जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा मिरर के अंदर राइट साइड में दिखता है। जैसे कि अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल देखें, तो एप्लीकेशन यहाँ पे बन जाएगा एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस जो होता है, अगर हम देखें तो उसको हम रीड करें, तो वो कुछ इस तरीके का हमें अपेयर होता है, जो कि यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन का कारण है। अब चलिए जरा डिस्कस करें स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर क्या है, यहाँ पे हमें बता रखा है, मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और कर्व कैसे हो सकता है, वो दो तरीके से हो सकता है। ये दो तरीके से क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका एक साइड हम बाहर से पॉलिश कर सकते हैं, और हम अंदर से भी पॉलिश कर सकते हैं। अगर बाहर से पॉलिश करेंगे तो एक कॉनकेव मिरर बन जाएगा, और अंदर से पॉलिश करेंगे तो एक कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि इस तरीके से चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं हम तीन अलग अलग टर्म, जो कि हमें हीट से रिलेटेड पता होना चाहिए। सबसे पहला है कंडक्शन, अगला है कन्वेक्शन, और अगला है रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, जब हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर से कोई हीट आपकी ट्रांसफर हो, तो इसे हम कंडक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है बाय मास मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी मास के साथ वो चीज़ आपका ट्रांसफर हो रही है। और रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ देखने को मिलता है। यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सीधा पकड़ लें, तो यहाँ पे हो जाएगा कंडक्शन। अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी का जो वॉल्यूम है, जो मात्रा है, वो कम हो रही है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है। इसके अलावा जो रेडिएशन है, यानी कि आप अगर देखें कोई चीज़ अगर गर्म हो रही है, तो उससे जो तरंगे निकल रही है, यहाँ पे जो भाप टाइप की निकल रही है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का काम कर रही है।
अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। दिन के समय में ये देखने को मिलता है कि धूप काफ़ी तेज होती है, जिसकी वजह से ज़मीन जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है, जिसकी वजह से हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और इस समय समुद्र जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करते करते समुद्र की तरफ जाती है, जबकि कोल्ड एयर दिन के समय में क्या करती है, ये लैंड की तरफ आ रही होती है। इसे हम सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय कोल्ड जो एयर है, कूल जो एयर है, ये हमारी सी से लैंड की तरफ आ रही है, इसीलिए हम इसे सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। अब चलिए जरा डिस्कस करते हैं लैंड ब्रीज के बारे में। लैंड ब्रीज जो है ये रात के समय में देखने को मिलता है। रात के समय में क्या होता है, रात के समय में पानी जो होता है ये काफ़ी गर्म होता है और गर्म हवा पानी के ऊपर से आ जाती है। क्योंकि दिन के समय में ये प्रोसेस पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है, तो रात के समय में क्या होता है, ये जो कूल एयर होता है ये लैंड से होते हुए आपका सी की तरफ जाता है और वार्म एयर आपकी सी से लैंड की तरफ आ रही होती है। और क्योंकि यहाँ पे कूल एयर की तरफ से जा रही है, यहाँ पे लैंड की तरफ से जा रही है, इसे हम लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या है, एक तरीके का पॉलीमर है जिसे हम सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। जब हम सिंथेटिक फाइबर का टॉपिक कर रहे थे तो ये टॉपिक यहाँ पे मिस हो गया था। यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो सारे के सारे प्लास्टिक होते हैं उनमें सेम तरह की अरेंजमेंट नहीं होती। यहाँ पे हमें दो अलग अलग तरीके की अरेंजमेंट दिखती है। पहले वाला है लीनियर, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पे क्रॉस लिंक, जिसमें आपके मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज होते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक के बारे में। दो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि आसानी से बेंड हो जाते हैं या फिर रिफॉर्म हो जाते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं। और इसके यहाँ पे एग्जांपल है पीवीसी, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, या फिर आप कह लीजिए पॉलीथीन। इसे हम किस चीज को बनाने में इस्तेमाल करते हैं? इसे हम टॉयज, बॉटल, कॉम्ब और कंटेनर को बनाने में यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं दूसरा टाइप, जो कि है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि अगर एक बार बन जाए तो इन्हें हम सॉफ्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम रिफॉर्म नहीं कर सकते हीट करने के बाद भी। और इसके एग्जाम्पल हैं बैकेलाइट और मेलामाइन। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। आगे अब हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और टाइम के साथ, देखिए टाइम तो हमेशा बढ़ता रहेगा, अगर साथ ही साथ ऑब्जेक्ट भी अगर मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उस समय मोशन में होगा। इससे रिलेटेड कुछ हमें टर्म्स यहाँ पे पता होने चाहिए। सबसे पहला टर्म है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे जितना हम दूरी यहाँ पे तय कर रहे हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। इसके अलावा अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी रास्ते का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं, और इसकी एसआई यूनिट भी यहाँ पे क्या होती है, मीटर। इसके अलावा और क्या टर्म हमें पता होना चाहिए? अगला टर्म है स्पीड। स्पीड जो होती है ये हमें इंडिकेट करती है कि हम कितने कम समय में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को यहाँ पे ट्रैवल कर पा रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो देखिए डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और हम स्पीड को ही वेलोसिटी के नाम से जानते हैं अगर हम स्पीड को एक फिक्स डायरेक्शन यहाँ पे दे दें, यानी कि स्पीड को डायरेक्शन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, जिसकी एसआई यूनिट यहाँ पे सेम होती है यानी कि मीटर पर सेकंड। और देखिए इसके अलावा अगर हम एक्सलरेशन की बात करें, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए v जो है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी और u जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का काम कर रही है। अब देखिए इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट हम लोगों को किस तरीके से याद रखनी होगी। देखिए ये जो न्यूमरेटर है इसमें हमारी वेलोसिटी लिखी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट भी क्या होती है, सेकेंड, और सेकेंड मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि ms माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड होता क्या है? अब देखिए अभी मैंने आपको बताया स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड क्या है, जब हम सबका साथ में कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि जितनी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया गया डिवाइडेड बाय टोटल
टाइम, यानी कि कितना टोटल यहाँ पे समय लगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एवरेज स्पीड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।